नमस्ते। ये हमारा एक जब 2025 शुरू हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों को अलग-अलग फ़ील्ड पे कुछ बात कर लेनी चाहिए उन एक्सपर्ट्स से कि व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर इंडिया। इंडिया एज़ अ राष्ट्र हमारे सामने क्या चैलेंजेस हैं? मैं समस्याओं की बात नहीं कर रहा हूँ और जिसको प्रायोरिटी वाइज़ मैंने प्रोफेसर अरुण कुमार से बात की फॉर द बिज़नेस थिंग, मैंने सुधांशु मणि से बात की फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैंने अभय दुबे से बात की फॉर द पॉलिटिकल थिंग। Now I have a very decorated Commodore Anil Jaisingh with me. Commodore साहब, मेन आज की बात हम लोग ये करना चाह रहे हैं समझने की दृष्टि से कि भारत के मुख्य रक्षा के दृष्टिकोण से 3, 4, 5, नॉट मोर देन 5, नॉट लेस देन 3, आपके हिसाब से चैलेंजेस क्या हैं? जैसे भाई मुझे एज अ कॉमन सिटीजन मुझे लगता है भाई चीन से एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान बहुत बड़ा चैलेंज है, ये सब मोटा-मोटा चैलेंज। लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि अगर प्रायोरिटी किया जाए तो हमारे 1, 2, 3 ये चैलेंजेस हैं। पहले मैं एक आपकी इस पे टिप्पणी ले लूं, फिर मेरे कुछ 1-2 प्रश्न हैं, मैं उस पे भी आपसे बात कर लूंगा। Yeah. कॉमोडोर साहब प्लीज, चैलेंजेस ऑफ Yeah. इंडिया Good फॉर। morning and यस। good morning. Wish you very happy new year. और आपने बड़ा अच्छा ये आइडिया किया है कि हर एक एरिया में एक प्रोग्राम किया है टू सी कि इंडिया किधर जा रहा है। देखिए, सिक्योरिटी इज नाउ कवर्स एवरीथिंग। हर एक पहलू में सिक्योरिटी का एक डायमेंशन है, चाहे वो इकोनॉमी हो चाहे कुछ भी हो। तो मेरे ख्याल से उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इंडिया जो विकसित भारत बनना चाहता है 2047 तक, और 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए हमको जब तक, उसके लिए अभी हमारे पास काफी कठिन चुनौतियां हैं। ये बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है और इसको अचीव करने के लिए न सिर्फ आर्म फोर्सेस या एक्सटर्नल डिफेंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा, पर ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है हमारे अपने कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर बिल्डअप कर रहे हैं हर एक एरिया में। पर अगर हम स्पेसिफिक डिफेंस की चैलेंजेस देखें तो आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे ख्याल से चीन हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दो वजह हैं उसकी। पहली बात, चीन सुपर पावर बनना चाहता है 2039 तक और हम विकसित भारत बनना चाहते हैं 2047 तक। तो हमारी ट्रेजेक्टरी काफी पैरेलल चल रही है। पर चीन की जो इकोनॉमी है वो हमसे 4 गुना है साइज में, 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उनकी। उनको अभी कुछ दिक्कतें हो रही हैं, पर अभी भी उनके पास काफी कैपेसिटी है। तो अभी जो हम चीन को बड़े आराम से राइट ऑफ कर देते हैं कि वहां तो ये हो रहा है और बिल्डिंग खाली पड़ी हैं और लोगों के पास, इतना बुरा हाल नहीं होगा चीन का। डेफिनेटली जिस ट्रेजेक्टरी पे उनकी प्रोग्रेस चल रही थी वो अब मेंटेन करना मुश्किल होगा। इनफैक्ट जिसको वो मिडिल इनकम ट्रैप कहते हैं, जब जब एक कंट्री मिडिल इनकम से हाई इनकम में जाने के थ्रेशोल्ड पे होती है तो हमेशा ये दिक्कतें आती हैं। तो अभी आपने देखिए 4 साल से हमको प्रेशर पे रखा गलवान की वजह से। मैरीटाइम एरिया में ये बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत तेजी से कर रहे हैं अपना नेवी का डेवलपमेंट। तो अगर चीन ने डिसाइड किया है कि उनको अगर ग्लोबल पावर बनना है तो मैरीटाइम रूट है। अगर मैरीटाइम रूट या मैरीटाइम डोमिनेंस से वो ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं तो इंडिया को कंटेन करना बहुत जरूरी है इंडियन ओशन में, क्योंकि इंडियन ओशन का सबसे बड़ा पावर है और हमेशा रहा है। और ऐसा कोई उसको अभी तक कभी चैलेंज भी नहीं हुई है उसकी स्टेटस एज द लीडिंग इंडियन ओशन पावर। बट चाइना वांट्स टू ब्रिंग दिस चैलेंज, क्योंकि चाइना को 2 वजह हैं जिसकी बहुत जरूरी है उनको कि इंडियन ओशन में उनका एक बड़ा फुटप्रिंट हो। पहली बात, उनकी जो ज्योग्राफी है वो फेवरेबल नहीं है ग्लोबल डोमिनेशन के लिए। पैसिफिक ओशन की एक तरफ है, वहां पे छोटे आइलैंड्स हैं, बहुत सारी रीफ्स हैं, तो वहां उनको वो फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन या फ्रीडम ऑफ मनूवर नहीं मिलता अपनी नेवी के लिए, जिससे वो ग्लोबल डोमिनेशन एक्सरसाइज कर सकें। उसको करने के लिए उनको एक बड़ी सी स्पेस चाहिए, एक बड़ा समुद्री स्पेस चाहिए जहां पे वो अपनी पावर प्रोजेक्शन कर सकें, अपना पावर प्रोजेक्ट कर सकें। अभी वो पावर प्रोजेक्शन के लिए तैयार नहीं है, पर 2035 तक वो उनका इंडियन ओशन में बहुत मेजर पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी होगी। और दूसरी चीज जो इंडियन ओशन उनको मिलती है, जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है उनके लिए, वो है कि इंडियन ओशन से ही उनको अटलांटिक का एक्सेस मिलता है। तो अगर अटलांटिक का एक्सेस उनको नहीं मिला तो वो ग्लोबल पावर नहीं बन सकते। अटलांटिक को भी डोमिनेट करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उनकी भी 50% उनका ट्रेड और उनकी एनर्जी इंडियन ओशन से गुजरती है। और उनको मालूम है कि इंडिया के पास अभी ये कैपेबिलिटी है कि अगर हम चाहें तो उनके ऊपर दबाव डाल सकते हैं। मलाक्का स्ट्रेट्स हमारे निकोबार आइलैंड के बिल्कुल टिप पे बैठा हुआ है। निकोबार आइलैंड जहां खत्म होता है उसके नीचे मलाक्का स्ट्रेट शुरू होते हैं, जिसको चाइना अपना मलक्का डिलेमा कहती है कि भाई इंडिया के पास एक कैपेसिटी है हमको चोक करने के लिए,
चाहे होगा या नहीं होगा वो बात फर्क है। उसकी वजह से चाइना बे ऑफ बंगाल में अपनी प्रेजेंस एस्टेब्लिश कर रहा है। बांग्लादेश को उन्होंने 2 पनडुब्बियां दी, बांग्लादेश में एक सबमरीन बेस बनाई है, पनडुब्बी बेस बनाई है 2 साल पहले, बीएनए शेख हसीना है उसका नाम। म्यांमार को उन्होंने पनडुब्बी दी है, म्यांमार में उनकी काफी मिलिट्री प्रेजेंस है। तो वो नहीं चाहते कि इंडियन बे ऑफ बंगाल जो है, बंगाल की खाड़ी जो है, उसमें इंडिया का, जिसको हम इंडियन लेक कहते थे पहले, उसके ऊपर वो हमारे ऊपर दबाव डालेंगे कि अगर उनकी एक नेवी की प्रेजेंस बे ऑफ बंगाल में भी आ जाती है तो फिर हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड में उतना फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन नहीं होगा। दूसरी चीज ये है, उन्होंने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर जो फोकस कर रहे हैं वो पावर प्रोजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। चाइना की नेवी अभी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी ऑलरेडी है नंबर्स में, 350 से ज्यादा शिप्स हैं उनके पास, पर उनके पास यूएस नेवी की कैपेबिलिटी नहीं है अभी। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 2030 तक उनके पास 450 जहाज होंगे नौसेना में। अगर आप अंदाजा लगाएं तो हमारे पास 160 या 170 होंगे जब तक। और इसमें ब्लू वाटर कैपेबिलिटी जो है, जो पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी है, जो जहाज दूर तक जाके ऑपरेट कर सकते हैं, 2/3 उनकी नेवी ब्लू वाटर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी होगी। 2/3, दैट मींस अबाउट 300 शिप्स विल हैव द ब्लू वाटर पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी इंक्लूडिंग न्यूक्लियर सबमरीन्स। तो चाइना इज रियली अ मेजर थ्रेट फॉर अस एंड अ मेजर चैलेंज फॉर अस। आई विल नॉट कॉल इट अ थ्रेट, इट्स अ लार्जर चैलेंज। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, आपने कहा पाकिस्तान हमेशा हमारे लिए एक कांटा रहेगा, बट आई थिंक वी शुड नेवर हाइफनेट इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर नाउ। पाकिस्तान इज नो लॉन्गर अ मिलिट्री थ्रेट टू अस। अभी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, वो अखबार में 1-2 दिन पहले भी आया था, चाइना को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको न्यूक्लियर सबमरीन दे दें, उनको न्यूक्लियर मिसाइल दे दें, कि वो इंडिया के खिलाफ डिटरेंस, वो भी डिटरेंस कैपेबिलिटी स्टैब्लिश कर सकें जैसे हमने की है। पर वो मेरे ख्याल से अभी नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन को न सिर्फ बनाना पहली बात बहुत महंगा है, उसको ऑपरेट करना वो बहुत सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान के पास ना तो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है और ना मेरे ख्याल से प्रोफेशनल स्किल्स अभी इतनी हैं कि वो न्यूक्लियर सबमरीन ऑपरेट कर सके जिस तरीके से न्यूक्लियर सबमरीन ऑपरेट होनी चाहिए। तो ये तो रहे पाकिस्तान और चाइना पर। मेरे ख्याल से ज्यादा चैलेंज जो हमको है वो है जो लार्जर ग्लोबल पिक्चर है। अभी आप देखिए ट्रंप, कितना प्रेस टाइम ट्रंप को मिल रहा है, मीडिया टाइम, सारी दुनिया पूछ रही है भाई 20 जनवरी के बाद क्या होने वाला है। अभी अभी बाइडेन इज स्टिल यूएस प्रेसिडेंट, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट व्हाट बाइडेन इज डूइंग। एवरीवन इज वेरी कीन टू नो व्हाट ट्रंप विल डू, whether he will put more pressure on China, whether he will bring tariffs. All of these will have a bearing on India ultimately, in some way or the other. His US relationship with China will have a bearing on India's relationship with China in the next 5 or 10 years. तो अब देखते हैं how it plays out. मुझे नहीं लगता कि चाइना के खिलाफ he'll be very soft, क्योंकि जब उनके पहले टर्म भी आप देखें, he was not soft on China. In fact, जो क्वाड है, क्वाड्रिलैटरल ग्रुपिंग, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की, उसकी पहली समिट का जो पहली बार जो इंडो पैसिफिक टर्म अमेरिका ने रिकॉग्नाइज किया, वो ट्रंप ने किया था। ईस्ट एशिया समिट में 2017 में उन्होंने इंडो पैसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज की थी और यूएस पैसिफिक कमांड का नाम बदली किया, उसको यूएस इंडो पैसिफिक कमांड बनाया। तो वो पूरी तरह से कॉन्शियस है कि वहां पे चैलेंज क्या है पैसिफिक में, क्योंकि यूएस अगर ग्लोबल सुपर पावर रहना चाहता है तो यूएस कैन नॉट बी सीन टू बी वीक एनीवेयर। करेक्ट। तो हम चाइना की तरफ वीक हो जाएंगे, अदरवाइज देन यू आर नॉट अ ग्लोबल सुपर पावर। तो आई थिंक दिस विल हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन इंडिया। देन देयर आर द नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस व्हिच बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बोथ इन द मैरीटाइम डोमेन। अब हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इज नॉट बीइंग वेरी सक्सेसफुल सो फार। बांग्लादेश के साथ तनाव है, म्यांमार के साथ तनाव इतना नहीं है, पर कोई इतनी खास रिलेशनशिप नहीं है मिलिट्री खुंटा के साथ। ऐसे ही आप श्रीलंका को देखिए, ठीक है अच्छी रिलेशनशिप है, नए प्रेसिडेंट ने बोला है कि इंडिया विल कम फर्स्ट, पर वो जब भी उनको हमारे ऊपर दबाव डालना पड़ता है वो चाइना की तरफ घूम जाते हैं। मॉलडीव ने भी यही किया था। तो हमको ये एरिया बहुत जल्दी और अच्छी तरह कंसोलिडेट करना है। यहाँ पे चाइना को कोई इनरोड्स नहीं मिले कि वो हमारे ऊपर दबाव डाल सके, हमारे स्ट्रेटेजी जिसको मैरीटाइम नेबरहुड बोलते हैं जी। तो मेरे ख्याल से 3-4 एक्सटर्नल चैलेंजेस तो ये हैं सबसे ज्यादा जी। कॉमरेड साहब, मैं एक दूसरे ढंग से भी देख रहा हूँ। देखिए, मैं थोड़ा एक अलग चश्मे से देखता हूँ। जब हम ये कहते हैं कि यूएस और चाइना में कॉम्पिटिटिवनेस है और यूएस कंटेन करना चाहेगा, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रंप ने एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जी जिनपिंग को बुलाया था कि भाई आप मेरे ओथ में आ जाइए, एंड ही रिफ्यूज। ही सेड कि नहीं, मेरा कोई सेक्रेटरी विल गो, ही हैज रिफ्यूज। तो आप ये भी नहीं कह सकते वो उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, ही इज रिकॉग्नाइजिंग इट एज द पर्सन, इधर बी फ्रेंड विथ हिम। अगर उसके साथ आप वो नहीं कर सकते तो कम से कम दोस्ती रहे। मैं एक और चीज इसलिए आपका ध्यान कर रहा हूं, दुनिया आज कॉमर्स है, व्यापार है, और डिफेंस कॉमर्स गो हैंड इन हैंड।
जिसकी ताकत ज्यादा रहेगी वो व्यापार भी ज्यादा करेगा। ये अब बिल्कुल स्टैब्लिश्ड है। इस दृष्टि से मैं जरा एक चीज समझना चाहता हूं, हम लोग अ, थोड़ा ये कहेंगे कि हो सकता है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और उसमें वोट की एक अहमियत है। हम अपने बजट्स को बोलते हैं कि हम इतना एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं। तो कॉमोडोर साहब, जितना शायद आपकी तनख्वाह रही होगी, आपके बच्चे की उतनी फीस होगी एक महीने की। ये तो एक आप इवॉल्व करते जाते हैं धीरे 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 धीरे, इट कीप्स ऑन हैपनिंग। बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इंडिया का डिफेंस बजट मैं अभी देख रहा था 2024 में, इट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन लास्ट 20 इयर्स, 1.89% ऑफ द जीडीपी। ये जी हाँ। मतलब ये फिगर्स हैं। 2023 में 1.97, 22 में 2.21, 2. हम उस परसेंटेज में नहीं जाते हैं। और मैं इस पे भी समझना चाहूंगा कि वाई, वो ठीक है, आप अपने नंबर्स को, कुछ एब्सोल्यूट नंबर्स को करते रहते हैं कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम क्या अभी पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है? इस पे थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है कॉमोडर साहब। ये इसमें से तो मैं आपसे सहमत हूं इस बात पे कि 2% से कम तो हमारे लिए एडिक्वेट नहीं है, क्योंकि हमारे पास इट इज नॉट ओनली अबाउट कि हमको अपनी जो एग्जिस्टिंग फोर्स लेवल कैपेबिलिटी है वो मेंटेन करनी है, हमें हमें ऑगमेंट करनी है। बहुत चीजें, बहुत कैपेबिलिटी गैप्स आ रहे हैं छोटे छोटे इधर उधर। जैसे एयरफोर्स के स्क्वाड्रंस खाली 29 या 30 हैं, 40 होनी चाहिए। नेवी में अंडर सी वॉरफेयर में वी वुड लाइक टू डू मच मोर देन वी आर डूइंग राइट नाउ। तो वाइल थिंग्स आर हैपनिंग, बट एंड नेवीज एंड एयरफोर्सेज एक दिन में नहीं बनती हैं, इनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती भी है, लॉन्ग टर्म एक्विजिशन प्लान होते हैं। शिप को 6-7 साल लगते हैं बनने में। तो जो आप कमिटमेंट आज देंगे, आज जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, वो जहाज आपको 2030 के बाद मिलेंगे, 2035 तक मिलेंगे। वो उस टाइम पे चाइना आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनकी पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी वो लोग डेवलप कर रहे हैं 2035 के लिए, जब उन्होंने बोला कि वी विल बी द मोस्ट मॉडर्न मिलिट्री इन द वर्ल्ड। तो हमें भी वी हैव टू केटर फॉर दैट। अब इंडिया में ये देखिए, हमारा भी ये है कि भाई डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिजिनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आत्मनिर्भरता इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें कोई शक नहीं है, ये हैं बहुत जरूरी है। तो अगर हमको ये सब अचीव करना है, और टेक्नोलॉजी इज एक्सपेंसिव, चाहे हम खुद डेवलप करने की कोशिश करें या बाहर से खरीदें, टेक्नोलॉजी सस्ती नहीं आती है। हमारे R&D बजट्स बढ़ने चाहिए। थोड़े दिन पहले जो DG DRDO उन्होंने कहा था एक सेमिनार में कि हमारा उनका जो DRDO का जो बजट है वो कुल 3 से 5% है डिफेंस बजट का। बोलते कम से कम हमें 10% मिलना चाहिए अगर हम कुछ हाई एंड एरियाज में अगर कुछ करना चाहते हैं। जैसे उन्होंने कहा हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना चाहते हैं, उन एरियाज में अगर जाना है तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और दूसरी चीज जो है कि हमारे को अपना अगेन ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लगाना है। जैसे चाइना ने, उनकी एक सिविल मिलिट्री फ्यूजन स्ट्रेटेजी है, जो भी टेक्नोलॉजी वो सिविलियन उसमें डेवलप करते हैं, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, हाइपरसोनिक्स हो, वो साइड बाय साइड मिलिट्री के लिए भी डेवलप होते हैं वो एप्लीकेशंस। हमारे यहाँ सिविल लैब्स अलग काम कर रहे हैं, DRDO लैब्स अलग काम कर रहे हैं, एकेडमिया अलग काम करता है। अब थोड़ा तालमेल आने लगा है, आर्म फोर्सेस भी इन्वॉल्व होने लगे हैं उसमें अब थोड़ा। जैसे ये आईडेक्स प्रोग्राम है US के साथ, हमारा एक NIIO है, नेवल इनोवेशन एंड समथिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप्स को इनकरेज किया जा रहा है। बट ये अभी बड़े बेबी स्टेप्स हैं। हमें बड़ा फोकस्ड पॉलिसी एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें टाइम और फ्लेक्सिबिलिटी, दो चीजें होनी है। अगर हम बहुत रिजिड हो गए, जैसे हम इतने रिजिड हैं, जो हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, उससे वो एक लाइन भी टच से मस नहीं होने को तैयार है। जब आप कोई प्रोग्राम डिसाइड करते हैं तो उसमें महीने लग जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशन सॉर्ट आउट करने में, कि भाई फॉरेन वाला बोलता है या जो भी इंडियन कंपनी बोलती है हमें ये वाला टर्म, ये वाला कंडीशन ठीक नहीं है, इसको आप थोड़ा अमेंड कीजिए। बोलते हैं हमारा तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, ये तो यही रहेगा, अब आप करिए, आपको जो करना है। तो उसमें इट इज नॉट दैट वो होगा नहीं, हो जाएगा, बट अननेसेसरी 2, 4, 6, 8 महीने लग जाएंगे उसको सॉर्ट आउट करने में, ऊपर नीचे चलती रहेंगी, मीटिंग्स होती रहेंगी। तो हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अपने सिस्टम में लानी है। दूसरा, हमारा जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, ट्रांसपेरेंसी के की वजह से उसमें हर चीज कंपेटिटिव बिडिंग होनी चाहिए, सिंगल वेंडर नहीं होना चाहिए, L1 होना चाहिए। ये सब these are not conducive to developing a military capability of the kind we want. We have to be flexible. For example, if I tell you, let's say submarines, हमें मालूम है कि दुनिया में 4 लोग सबमरीन बनाते हैं, कन्वेंशनल सबमरीन। हमें सबमरीन खरीदनी है, हमें मालूम है किस कंपनी की क्या कैपेबिलिटी है, किस किस्म की सबमरीन वो बनाते हैं। आपको मालूम है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप सीधा उससे जाइए और बात कीजिए और लीजिए।
ये competitive bidding, FET, NCNC ट्रायल्स, जो चीज 3-4 साल में हो सकती है उसको 8-9 साल लग जाते हैं होने में जी इस जी चक्कर में। जी तो ये सिमिलरली फाइटर एयरक्राफ्ट, आपको मालूम है कि दुनिया में क्या फाइटर एयरक्राफ्ट है, किस फाइटर एयरक्राफ्ट की क्या कैपेबिलिटी है? ये 5 साल के लिए आप उसका कंपटीशन चलता रहता है ऊपर नीचे के, अब वो यहाँ आ गए, अब ये ट्रायल हो गया, वो ट्रायल हो गया। आप डिसाइड कीजिए, उससे बात कीजिए, टेक्नोलॉजी लाइए, पैसा देना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी सस्ती नहीं आती है, तो वी हैव टू डिसाइड व्हिच वे वी वांट टू गो। जी। बट मैं यस, जी जी और डॉक्टर साहब, मैं एक बहुत बेसिक चीज जो आपके पाले में नहीं है, विच इज नॉट ऑन योर साइड, जो एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मुझे हरदम एक चीज का ये कंसर्न रहता है कि हम अपने फौज को वो सम्मान नहीं देते हैं, हम कहें कुछ भी। जैसे आज आप रेंडमली किसी से बाहर निकल के पूछिए व्हाट इज द नेवी डे, नहीं पता है। 4 दिसंबर को एक डिसाइसिव विक्ट्री में आपने पाकिस्तान के कराची को के पोर्ट को बंद कर दिया था, ये नहीं पता है। मुझे दूसरी बात लगती है कि विजय दिवस हम 16 दिसंबर बनाते हैं, हम इस देश में योगा दिवस इतने कस कस के बनाते हैं, हर स्कूल कॉलेज में योग दिवस के बनाते हैं, उसके बाद भी आप देख लीजिए डॉक्टर्स की या कहीं हेल्दी लोग तो नहीं दिखते हैं मुझे स्ट्रीट पे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कलेक्टिवली डोंट यू फील कि एज अ नेशन हमें और खास करके 71 वॉर जो ऐसी थी जो कॉम्प्रहेंसिव थी, जहां हमारे नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों का रोल था, हम उसको कहीं एज अ नेशन वी लूज ऑन दैट। मैं एक बहुत छोटी टिप्पणी चाहूंगा, मैं आपसे एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा कि एज अ जी, नेशन आपको नहीं लगता है कि वी लूज ऑन दैट, हम लोग को नहीं नहीं, हमारी उसको। हमारे नेशन की मिलिट्री अवेयरनेस इज वेरी पुअर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। आप आम किसी आदमी को पूछिए फौज का क्या है, उसे ही हैज नो आइडिया। बट अब मेरे ख्याल से थोड़ी अवेकनिंग आ रही है, मीडिया में आर्टिकल्स आ रहे हैं, चाहे सब तारीफ ना करें पर आ तो रहे हैं, थोड़े लोगों को पता लग रहा है कि फौज भी एक चीज है, एक एक इंस्टीट्यूशन है। तो ये यस, एवरीबॉडी सेज कि मोस्ट रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, बट दैट इज देयर, जिन फैमिलीज में लोग आर्म फोर्सेस में गए हैं उनको अवेयरनेस है, पर जहां नहीं गए हैं या जहां कभी किसी का कोई एसोसिएशन नहीं है आर्म फोर्सेस के साथ, वहां बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। हमारे आप देख लीजिए सीनियर लीडरशिप से कभी कोई आर्म फोर्सेस का नहीं है, ना कोई अपने बच्चों को भेजता है वहां पे। तो ये जो अवेयरनेस है, ये आना बहुत जरूरी है। मेरा एक नेफ्यू है, उसको मैंने बोला ही इज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, जम्मू में रहता है वेयर सो मच मिलिट्री। जी तो मैंने उसको बोला यू आर आइडियली सूटेड फॉर एनडीए, व्हाई डोंट यू प्रिपेयर फॉर एनडीए? नहीं नहीं, वो बड़ी टफ होती है लाइफ, मेरे से नहीं संभलने वाली वो। नाउ you're a young man, you should be willing to take that on, you know? So that event, तो धीरे धीरे वी आर नाउ ट्राइंग टू डू दैट। मोर एंड मोर हम जा रहे हैं, स्कूल में लेक्चर्स दे रहे हैं, 71 वॉर के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, अमर चित्र कथा की कॉमिक्स निकाली हैं, पूरी सीरीज निकली है अमर चित्र कथा की ऑन वेरियस बैटल्स दैट इंडिया हैज फॉट। So this awareness is being, we are trying to create it, but time, the good thing is a lot of schools are still encouraging, you know, even public schools, जो पहले बीच में हो गया था कि भाई, जैसे हम जब बच्चे थे तो हर एक स्कूल में एनसीसी होती थी, हाँ, हम लोग भी हम भी सब एनसीसी किया, हमने सब स्कूल में एनसीसी कैडेट्स थे, चाहे कुछ मालूम नहीं था ज्यादा पर थे एनसीसी कैडेट्स। तो नेवी की शिप क्या है, एक सबमरीन क्या है, पता तो होता था। फिर बीच में एक फेज आया जब एनसीसी सीम टू बी नो कि भाई ये एनसीसी तो इज नॉट फॉर दिस हाई फ्लाइंग पब्लिक स्कूल्स एंड ऑल दैट, yes, दिस इज समथिंग दैट अदर्स डू। हाँ, Now I think that awareness is coming again because I was talking to a DG NCC, मेरा एक पोस्टमेट है जो अभी रिटायर हुआ है 2 साल पहले। He says no, there is a sort of resurgence. More and more colleges, more and more universities are again focusing on NCC as a means of inculcating discipline in people, bringing some sort of focus to students. तो I think it has, हमें बहुत कुछ ज्यादा करना है। आप यूके में देखिए, एक रिमेम्बरेंस डे पे कि 1 महीने पहले से सब लोग एक रेड पॉपी लगाते हैं अपने सूट्स पे, क्योंकि पॉपीज इंडिकेटिव हो, जो फ्लैंडर्स में पॉपी फील्ड ऑफ फ्लैंडर्स में जो 1914 में उनको जो लड़ाई हुई थी, एंड पीपल डोनेट वेरी जनरसली टू द पॉपी फंड। इवन व्हेन आई वाज पोस्टेड देयर, आई यूज्ड टू वेयर अ पॉपी फॉर 1 month because everyone wore a oh, poppy. oh, oh, And on that Remembrance Day, everybody from the Queen downwards goes to pay respects. हमारे यहाँ 7 दिसंबर को फ्लैग डे होता है, ना तो अखबार में उसका कुछ आता है, वो भी उसका भी पर्पस यही है कि आप जाइए, लोग डोनेट करेंगे फ्लैग के लिए, और वो सब आर्म फोर्सेस वेलफेयर फंड में जाएगा, ट्रुप्स के वेलफेयर के लिए, फौज के वेलफेयर के लिए। हमें पता नहीं लगता, इवन मिलिट्री पीपल हमें नहीं पता लगता कि फ्लैग डे आया और फ्लैग डे गया। स्कूल में जरूर होता था कि हमारे उस क्लास में वो ले आते थे झंडे और बोलते थे प्लीज ब्रिंग 2 rupees, टुमारो यू विल बी गिवन 1 flag। हाँ, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, फ्लैग डे है क्या, क्यों होता है, किसी को नहीं मालूम था। मेरे फादर आर्मी में थे, मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि फ्लैग डे होता क्यों है,
पर ये था कि भाई 2 रुपए ले जाएंगे, फ्लैग मिल जाएगा, वो फ्लैग अपने ब्लेजर पे लगा के हम घर आ जाएंगे. इट वाज लाइक दैट. दैट हैज नॉट चेंज्ड. अभी भी 7 दिसंबर को फ्लैग डे हुआ, ना तो अखबार में कुछ आया फ्लैग डे, एक फोटो आई कि रक्षा मंत्री एक फ्लैग लगा रहे हैं, बस दैट्स ऑल. तो ये अवेयरनेस लानी है कि फ्लैग डे का मतलब क्या है. पीपल हैव डाइड फॉर द नेशन. वेलफेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मिलिट्री लाइफ, जिसको वो बोलते हैं अनरिटन कवेनेंट. That the soldier does not ask for anything from the state. He goes unconditionally, lays down his life. But the state has an obligation to the soldier. And that is not written anywhere what that obligation is. The state just has an obligation to the soldier. वो we find is not quite adequate in our case. मुझे कॉमोडोर साहब आज इतना ही, क्योंकि हम लोग एक चैलेंजेस की बात कर रहे थे, लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, और मैं कॉमोडोर साहब से आग्रह करूंगा कि 10-5 दिन बाद समय थोड़ा दीजिए, तो मेरे कुछ पॉलिसीज पे मेरे कुछ प्रश्न हैं जो आज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आज आई डोंट वांट टू टॉक ऑन पॉलिसीज. और मैं दर्शकों के लिए प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं. गूगल करिए, जानिए कि एक माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स थी, MSC, और वो कब रेज हुई थी, क्या था और आज कहां है. बहुत से प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे, और अगली बार जब हम आपके साथ आएंगे तो उसमें शायद हम पॉलिसी की बात ज्यादा करेंगे. आज हमने जानबूझ के पॉलिसी की बात नहीं की है. थैंक यू सो मच कॉमोडोर साहब, एंड वंस अगेन थैंक यू आनंद जी. थैंक यू. Thank you. Always a pleasure to be on your show. Thank you.